हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन। इसका आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना। तो अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना क्या कहती है, ठीक है। तो ये संकल्पना किसने दी थी वो इसमें देखना है। डेनिस रासायनिज्ञ, डेनिस वैज्ञानिक था, डेनिस रासायनिज्ञ, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जोहान्स ब्रोंस्टेड, जोहान्स ब्रोंस्टेड, ठीक है, वैज्ञानिक था जोहान्स ब्रोंस्टेड, 1874 से 1936। एक तो ये वैज्ञानिक था डेनिस रासायनिज्ञ, और सेकंड अंग्रेज रासायनिज्ञ था जिसका नाम था थॉमस एम लोरी। एम लोरी सेकंड ये था जिसका नाम था थॉमस एम लोरी। ये 1874 से 1936 में दी। तो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेनिस रासायनिज्ञ था, ठीक है, जोहान्स ब्रोंस्टेड 1874-1936, और अंग्रेज रासायनिज्ञ थॉमस एंड लोरी जिसने ये संकल्पना प्रस्तुत की थी, ठीक है। अब ये संकल्पना कहती क्या है, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। तो ये संकल्पना है, इस संकल्पना के अनुसार क्या होता है, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं, तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो ये ध्यान रखना, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन दाता का मतलब जो H+ आयन, H+ को बोलते हैं प्रोटॉन। तो अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। यहाँ उन्होंने संयुग्मी अम्ल, यहाँ उन्होंने संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार की अवधारणा प्रस्तुत की। किन्होंने प्रस्तुत की? संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? थॉमस एंड लोरी और जोहान्स ब्रोंस्टेड। तो उन्होंने बताया कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होती है। तो उन्होंने संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार की अवधारणा भी प्रस्तुत की, ठीक है। जैसे Ha+B, ये क्या है, अम्ल, और ये क्या है, क्षार। तो अब देखना यहाँ से, यहाँ Ha है तो यहाँ से H निकलेगा तो क्या बनेगा, A-, और प्लस ये H इससे जुड़ जाएगा Hb+। तो अम्ल है वो अपने संगत किसका निर्माण करता है, संयुग्मी क्षार का निर्माण करता है, और क्षार जो है वो अपने संगत किसका निर्माण करता है, संयुग्मी अम्ल का निर्माण करता है। तो ये आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने हैं। अम्ल अपने संगत संयुग्मी क्षार, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जब अम्ल जो है
वो प्रोटॉन को त्यागता है, प्रोटॉन देता है तो संयुग्मी क्षार बनाता है, तथा क्षार जब प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो संयुग्मी अम्ल का निर्माण करता है। तो ये आपको एक बात है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ जो है, यहाँ HA माइनस अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म है। देखो HA ये क्या है, अम्ल, और A माइनस ये क्या है, संयुग्मी क्षार युग्म है, ठीक है। तथा इधर देखो BHB प्लस ये क्या है, क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म है, क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ब्रोंस्टेड-लोरी जो संकल्पना है, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा तो अम्ल है, कौन सा संयुग्मी क्षार है, ठीक है। जैसे हम एक अभिक्रिया लिखते हैं H2O प्लस NH3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। ये है अम्ल और ये है क्षार। और ये क्या बन जाएगा, संयुग्मी अम्ल, और ये बन जाएगा संयुग्मी क्षार, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा था कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, इसका मतलब H2O यहाँ से H2O ने प्रोटॉन त्यागा, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन त्यागता है। जल जो है वो एक प्रोटॉन का त्याग करेगा, तो जब जल एक प्रोटॉन का त्याग करता है या प्रोटॉन देता है तो किसका निर्माण करता है, अम्ल अपने संगत संयुग्मी क्षारक का निर्माण करता है। इसी प्रकार जो क्षार है, क्षार ने क्या किया, क्षार ने प्रोटॉन ग्रहण किया, प्रोटॉन ग्रहण करता है। अब जब क्षार है वो प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो बताओ क्या बनेगा, प्रोटॉन जब ये ग्रहण करता है तो क्षार अपने संगत किसका निर्माण करता है, संयुग्मी अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ जल प्रोटॉन देता है, यहाँ जल प्रोटॉन देता है। अब जब जल प्रोटॉन देता है इसका मतलब जल यहाँ पे क्या है, अम्ल है, अतः अम्ल है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन देगा इसका मतलब ये क्या है, एक अम्ल है। और ये प्रोटॉन देकर संगत क्षार जिसे संयुग्मी क्षार कहते हैं में बदल जाता है। और ये है प्रोटॉन देकर संगत क्षार जिसे संयुग्मी क्षार कहते हैं, जिसे संयुग्मी क्षार कहते हैं में बदल जाता है। अब देखना इसमें बदल गया, ये जल है
इससे एक हाइड्रोजन आयन निकला, इसका मतलब एक प्रोटॉन निकला, और प्रोटॉन निकलता है तो OH माइनस में परिवर्तित हो गया। तो अम्ल अपने संगति किसका निर्माण करता है? संयुग्मिक क्षार का निर्माण करता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया की बात करें, प्रोटॉन ग्राही है। अमोनिया प्रोटॉन ग्राही है, ठीक है, और प्रोटॉन ग्राही है, अतः ये क्या है? क्षार है। और यहाँ प्रोटॉन ग्रहण कर संगत अम्ल, अपने समान संगत अम्ल, जिसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं, में बदल जाता है, में बदल जाता है, ठीक है। अब इसने क्या किया? एक प्रोटॉन को ग्रहण किया, ग्रहण करते ही देखो H+, ये ऐसे होती है यहाँ पे NH3 + H+, तो इसने इसको ग्रहण किया तो क्या बन जाएगा? NH4+ का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब बताओ यहाँ पे H2O OH-, ये क्या है? अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म है, ठीक है। इसी प्रकार NH3 NH4+, ये NH3 क्या है? क्षार संयुग्मी अम्ल, क्या होगा? क्षार संयुग्मी अम्ल है, ठीक है। ये केवल एक प्रोटॉन, अब देखो ये बन रहा है यहाँ पे अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म या क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म। ये केवल एक प्रोटॉन का मतलब एक हाइड्रोजन आयन के आदान प्रदान करने से ही बनता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार यदि हम और उदाहरण जानें तो हम लिख सकते हैं, जैसे HCl और H2O। जैसे यदि हम और इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं HCl H2O, इधर लिखें HCl H2O, तो क्या बन जाएगा? H+ Cl- यहाँ पे प्लस H3O+। यहाँ पे ये अम्ल है और ये क्षार है, ठीक है। और अम्ल प्रोटॉन त्यागता है। अब इसने एक प्रोटॉन त्याग दिया तो क्या बनाएगा? संयुग्मी क्षार बनाएगा। और क्षार ने एक प्रोटॉन ग्रहण कर लिया तो ये यहाँ पे क्या बनेगा? संयुग्मी अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? संयुग्मी अम्ल बन जाता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे प्रोटॉन देता है और ये यहाँ पे प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार जो है वो हम अम्ल और क्षार की जो अवधारणा है, जिस अवधारणा को हम कौन सी अवधारणा बोलते हैं? ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा, उस अवधारणा को हम समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो अवधारणा है ये अप्रोटिक अम्ल है। कौन से अम्ल? अप्रोटिक अम्ल व क्षार, जैसे CO2, इसके साथ SO2 BF3, SO2 व BF3, इसके बारे में ये अवधारणा स्पष्ट नहीं कर पाती है
और इसलिए इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अम्ल व क्षार की जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया गया। जो यानी जिस अम्ल व क्षार में प्रोटॉन होते हैं उसके बारे में तो ये स्पष्ट कर सकती है, लेकिन जिसमें प्रोटॉन नहीं होते हैं उस अवधारणाओं को इसके द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अगली जो हमारी अवधारणा है उसका नाम है अम्ल क्षार की लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा। अब ये लुईस अवधारणा क्या होती है? अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अम्ल कौन से पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं? क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और क्षार वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। तो क्षार क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, और अम्ल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं? त्यागते हैं या देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं BF3 प्लस NH3, BF3 प्लस NH3, ये अम्ल है और ये क्षार। तो अम्ल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? F3B, और इधर हम क्या लिख देंगे? NH3, F3B और NH3। तो लुईस क्षार जो होते हैं, लुईस क्षार, अब जो लुईस क्षार जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग रहे हैं। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग रहे हैं। ये अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और इसको ये त्याग रहे हैं। इसका मतलब लुईस क्षार जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, और लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और जो लुईस अम्ल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब ये त्यागते हैं और ये लेते हैं, और लेकर अर्थात लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, लुईस अम्ल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यौगिक बना लेते हैं। तो ये देखो लुईस अम्ल है, वो इन इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। और इनमें जो दोनों यौगिक होते हैं अम्ल व क्षार, वो किस बंध से जुड़े होते हैं? उपसह संयोजक, उपसह संयोजक बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इनके मध्य जो बंध बन रहा है, ये जो बंध है वो कौन सा बंध होता है? उपसह संयोजक बंध होता है। और ये दोनों अम्ल व क्षार किस बंध से जुड़े होते हैं? उपसह संयोजक बंध से जुड़े होते हैं। अब इस संकल्पना के अनुसार यदि हम इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो हम कैसे इसको और अधिक जो है वो परिभाषित कर सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल। ठीक है,
अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और जिन्हें लुईस अम्ल कहलाएंगे। और ये जो अम्ल होते हैं जिन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। और ये जो अम्ल होते हैं, जो लुईस अम्ल होते हैं, वो कौन से अम्ल होते हैं? धनायन और जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। धनायन तथा जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, लुईस अम्ल कहलाते हैं। यानी वे अम्ल जिनमें अष्टक जिनका अपूर्ण होता है, ठीक है, वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। और जितने भी धनायन है वो कौन से अम्ल कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें तो हम लिख सकते हैं BF3 AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके बाद में जैसे Mg+2 है, Al+3 है, Na+ है। उसके बाद में जैसे SF6 है और PCl5 है। तो ये सब क्या है? लुईस अम्ल है, क्योंकि इनमें या तो धनायन, तो ध्यान रखना जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जितने भी धनायन हैं और जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो कौन से अम्ल कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लुईस क्षार की। इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक, इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक लुईस क्षार का कार्य करते हैं। या इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक लुईस क्षार का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं वो लुईस क्षार का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी ऋणायन होते हैं, ऋणायन भी लुईस क्षार का कार्य करते हैं। ऋणायन भी किसका कार्य करेंगे? लुईस क्षार का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे H2O, तो ये क्या एक लुईस क्षार है। इसी के साथ जैसे हम बात करते हैं NH3, ये भी क्या लुईस क्षार है। इसके साथ जैसे हम बात करते हैं Cl- है, Br- है। ठीक है, तो ये सब क्या है? लुईस क्षार हैं और OH-। ठीक, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना उन अम्ल व क्षारों पर भी लागू होती है जो प्रोटॉन देते हैं या जो प्रोटॉन नहीं देते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन देते हैं, जो प्रोटॉन या H+ आयन देते हैं, उनके ऊपर ये लागू होती है। इसके साथ ये संकल्पना है वो उन अम्ल व क्षारों के ऊपर भी लागू होते हैं जो प्रोटॉन नहीं देते हैं। ठीक है, या जो H+ आयन नहीं देते हैं, उन अम्ल व क्षारों के ऊपर इस परिकल्पना के द्वारा हम अम्ल व क्षार की व्याख्या कर सकते हैं। ध्यान से सुनना कि लुईस अवधारणा क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल कहलाते हैं और जिसे लुईस अम्ल कहते हैं। इसका मतलब जितने भी धनायन हैं और जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो कौन से अम्ल कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमने बात करी BF3 है, AlCl3, Mg+2, Al+3, Na+ है, SF6, PCl5, इनका अष्टक अपूर्ण को है, ये धनायन है। ठीक है, और इनका अष्टक अपूर्ण है। और इलेक्ट्रॉन के धनी यौगिक और इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक, जैसे H2O में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है
अमोनिया में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है। और इसी के साथ साथ जितने भी ऋणायन हैं, ये ऋणायन वो क्या कहते हैं, लुईस क्षार का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो है वो हमने आज की इस वीडियो में लुईस अवधारणा और ब्रोंस्टेड और लोरी अवधारणा को पढ़ा। और अगला हम पढ़ेंगे इनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं हम लोग क्षार को, उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर का चर्चा करेंगे।